हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमने लास्ट वीडियोस में अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आज हम अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो भी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी कि वो एंजियोस्पर्म है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते हैं। इसीलिए तो ये सारे हम एंजियोस्पर्म के लिए ही पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लावर जो है एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, तो रीड करते हैं हमारी एनसीईआरटी को हम। फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एक आकर्षक जो अंग है एंजियोस्पर्म का, वो फ्लावर है, जो कि हमें आकर्षित करता है अपने कलर से, अपनी सुंदरता से। ठीक है, ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमोमेरियल। जितने मतलब प्राचीन काल से हम देख रहे हैं कि जो फूल है उसको, जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उनका। ठीक है, फ्लावर जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ, जैसे कोई एस्थेटिक, फ्रेगनेंस, ऑर्नामेंट, सजावटी वस्तुएं, धार्मिक चीज़ें और भी अन्य चीज़ों के रूप में, प्रतीक के रूप में हमारे काम आते हैं। ठीक है, दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिम्बल्स फॉर कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। एक सिंबल के रूप में काम आते हैं, जो अपने ह्यूमन फीलिंग्स को शो करते हैं, अपने लव अफेक्शन को शो करते हैं, खुशी को, कोई शोक में, किसी खुशी में एक दूसरे को देते हैं, ये सारी। तो फूल उसमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण जो योगदान है वो प्रोवाइड करता है। किसी 5 जो ऑर्नामेंट वैल्यूज़ फ्लावर्स हैं उनको शो करने के लिए बोला है, जो हमारे कल्टीवेट होते हैं, जैसे कि हमारे क्या हो जाते हैं, रोज़ है, मैरीगोल्ड है, और सनफ्लावर हैं, और भी जो हैं वो आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपके आसपास, आपके घरों में, गार्डन्स में आप उगाते हो। ठीक है, जो भी हमारे सजावट के काम आते हैं। ये जो डायग्राम दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में, हम इसको समझ लेते हैं एक बार। तो हर एंजियोस्पर्म फ्लावर में क्या होते हैं, 4 होल्स होते हैं, इनकी 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें 2 पार्ट्स स्ट्राइल होते हैं और 2 फर्टाइल होते हैं। जो स्ट्राइल पार्ट होते हैं वो हैं हमारे कैलिक्स एंड कैरोला, जिनको हम पेटल्स, सेपल्स बोलते हैं। और जो फर्टाइल पार्ट हैं वो हैं हमारे एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड्रोशियम जो है मेल पार्ट होता है, गायनोशियम जो फीमेल पार्ट होता है। तो यहाँ से रीड करते हैं हम अपना। इसमें भी वही तीन इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद गैमेट ट्रांसफ़र, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। तो जैसे ही प्लांट डिसीजन करता है अपने जो फ्लावर है उसको शो करने के लिए, तो उससे पहले क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है, जो सेवरल हार्मोन्स हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट करते हैं फ्लोरल प्रिमोडियम का। इन्फ्लोरेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। सबसे पहले जो इन्फ्लोरेंस होगा उससे क्या होगा, फ्लावर बर्ड निकलेंगे, उसके बाद फ्लावर्स मतलब फ्लावर उगेंगे। ठीक है, इन फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज द एंड्रोशियम एंड गायनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप्ड. You would recollect that the androecium consists of a whole of stamen representing the male reproductive organ and the gynoecium represent the female reproductive organ. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज़ एंड्रोशियम। इसमें तो जिसमें फ्लावर में अपने जो है 4 होल्स होते हैं, कौन सा हो गया वो, एक तो कैलिक्स, कैरोला, सेपस जिसको हम सेपल पेटल बोलते हैं, और दूसरा है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। तो जो हमारा जो फीमेल पार्ट है दैट इज़ गायनोशियम। गायनोशियम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला ऊपर जो सबसे ऊपर पार्ट है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। सेकंड ये जो लंबा पार्ट है इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये है हमारे ओवरी फ्लावर की। ठीक है, फिर है हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज़ एंड्रोशियम। इसमें 2 पार्ट होते हैं, ऊपर जो है वो एंथर है ये, और जो स्टॉक लाइक है ये फिलामेंट है। ठीक है, और जो कि ये अटैच होता है नीचे थैलेमस से। तो हम एंड्रोशियम के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें स्टेमन होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रीड कर लेते हैं हम।
Two parts of the typical stamen, the long and slender stalk that is called filament, and the terminal generally bilobed structure called anther. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of flower. तो जो proximal end वो कौन सा होता है proximal, जैसे ये हमारा स्टेमन है जिसमें ये एंथर है और ये फिलामेंट है। जो फिलामेंट थैलेमस से नीचे अटैच होती है ना, फिलामेंट अगर थैलेमस से जहाँ पे अटैच होगी इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल पार्ट, क्योंकि ये पास वाला है और ये दूर वाला पार्ट है। तो जो फिलामेंट एंथर से अटैच होती है इस पार्ट को बोलते हैं डिस्टल पार्ट, ठीक है। तो जो प्रॉक्सिमल एंड है ना वो थैलेमस से भी अटैच होता है, और कभी कभी जो पेटल्स होते हैं जैसे ब्रिंजल वगैरह में होता है ना, ऐसा देखा जाता है कि जो फिलामेंट है वो पेटल से भी अटैच्ड होता है नीचे। द नंबर ऑफ द लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मतलब जो स्टेमन की लेंथ है ना वो सभी में अलग अलग होती है फ्लावर के हिसाब से, प्लांट के हिसाब से, ठीक है। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. तो ये बताया कि जो भी हम अगर किसी भी 10 फ्लावर्स से हम लोग जो अपना ये स्टेमन पार्ट लेंगे और उसको हम स्लाइड पे देखेंगे तो हम देखते हैं कि उनके साइज़ में बहुत वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्पोर एंड मेकिंग नीट डायग्राम would illustrate the range in shape and attachment of anther in different flower. A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having a two theca. They are diathecous. तो हम अपना जो एंथर है उसके बारे में क्या पढ़ते हैं कि जो एंथर होता है ना वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एंथर में दो लोब पाए जाते हैं। जैसे एक ये रहा, दूसरा ये, दो लोब पाए जाएंगे तो हम इसको बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और इन दो लोब के अंदर ही दो हमें वो देखने को मिलते हैं पोलन सैक, या फिर हम इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। फ़िलहाल यंग स्टेज में इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं तब हम इनको पोलन सैक बोलेंगे। तो इनके अंदर दो थीका पाए जाते हैं, और उन थीका को इसलिए हम जो एक लोब के अंदर दो थीका हैं तो हम इसको डाइथीकस बोलेंगे, और दोनों लोब के अंदर हम देखते हैं 4 थीका पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको टेट्राथीकस नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक लोब का देख रहे हैं तो हम डाइथीकस ही बोलेंगे। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let us understand the various type of tissue and their organization in transverse section of a anther. The bilobed nature of anther is very distinct in the transverse section of anther. The anther is four-sided. It is tetragonal structure consisting of 4 microspongea located at the corner, 2 in each lobe. तो ये हमारा जो है स्टेमन है जिसका ये थैलेमस पार्ट होता है, थैलेमस से अटैच्ड है फिलामेंट, और ऊपर एंथर है। तो जो एंथर है ये क्या हो गया, बाइलोब्ड हो गया, कि उसके इसमें दो लोब होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सेक्शन काट के दिखाएंगे आपको। ये जो फिलामेंट है इसका जो एंथर से पार्ट अटैच होता है इसको हम डिस्टल एंड बोलते हैं इसके, और जो थैलेमस से फिलामेंट अटैच होगी तो हम इसको प्रॉक्सिमल पार्ट बोलेंगे। अब इसका सेक्शन जैसे हम एंथर को काट के देखते हैं ट्रांसवर्सली, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें ये 4 थीका प्रेजेंट होते हैं। इन थीका के अंदर ही माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 4 थीका इसमें पाए जाते हैं। तो एक लोब के अंदर 2 थीका हैं तो इसको हम डाइथीकस बोलते हैं, और दोनों लोब के अंदर हम देखते हैं तो टोटल 4 थीका हैं, लेकिन हम इसको टेट्राथीकस नहीं बोल सकते, इसको हम डाइथीकस ही बोलेंगे, ठीक है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ये। लेकिन जो एंथर है वो क्या है, उसके जो 4 साइड होते हैं इसलिए हम उसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 ये लोब प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 लोब हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है एंथर की। तो ये हमने इसका सेक्शन काट के देखा है, तो इसमें हमने देखा है कि जो ये ईच सेल है ना इसकी जो टेट्राड की, वो क्या करती है, इसके अंदर पोटेंशियल होता है कि ये पोलन ग्रेन बना सकती है। हर सेल जो माइक्रोस्पोर है वो पोलन ग्रेन बना सकती है, ठीक है। तो इसमें जो हमने एक सेल को देखा है, इसमें क्या होगा, ऊपर
4 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें आउटर लेयर है एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम है, इसके अंदर मिडल लेयर, और सबसे अंदर की जो लेयर है वो टेपिटम है। जो आउटर 3 लेयर्स है ना वो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। लेकिन जो टेपिटम है ना वो सबसे अंदर वाली सेल होती है, तो इसी अंदर वाली लेयर होती है, तो ये नरिशमेंट का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म, बड़ा साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा है कि जो टीएस है पोलन उसका एंथर का, उसमें क्या होंगी, ये 4 सेल बनेंगी माइक्रोस्पोरेंजियम, जो क्या करेंगी, हर सेल के अंदर कैपेसिटी है एक नया पोलन बनाने की। ठीक है, अब यहाँ से भी रीड कर लेते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। तो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना वो यंग स्टेज को बोलते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएगी ना तो ये क्या करेगी, पोलन सैक बना लेगी। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन्स। ये अपने अंदर क्या करती हैं, पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके रखती हैं, पोलन सैक। अब हम जो माइक्रोस्पोरेंजियम है एक उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, जो हमने अभी पढ़ा था, जैसे एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है और टेप्टम है। जो आउटर 3 वॉल हैं जो क्या करती हैं, किसका परफॉर्म करती है फंक्शन, प्रोटेक्शन का, और क्या करती हैं, डायहेंस ऑफ एंथर, यानी कि जो एंथर का फटना फाड़ता है, मतलब बाहर की जो लेयर है उसको फाड़ने का काम करती है, जो कि जिससे क्या होगा, जो पोलन है वो रिलीज़ हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे फीमेल गायनोशियम पे जाने के लिए, यानी कि गैमेट ट्रांसफ़र के दौरान। तो ये क्या करती है, जो आउटर लेयर होती हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और जो फटना होता है एंथर का उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। जो इनर मोस्ट वॉल है, जो टेपिटम है, ये क्या करती है, नरिशमेंट का काम करती है, पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सेल्स ऑफ द टेपिटम possess dense cytoplasm and are generally have more than one nucleus। इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है टेपिटम में, क्योंकि ये क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसीलिए। तो कैन यू थिंक हाउ द टेपिटम सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। तो तुम बता सकते हो कि जो टेपिटम है वो कैसे बाइन्यूक्लिएटेड हो सकती है, क्योंकि उसमें जो है साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता है, इसीलिए वो बाइन्यूक्लिएटेड है। व्हेन द एंथर इज़ यंग, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। तो जैसे ही जो एंथर यंग हो जाता है तो उसके अंदर क्या, बहुत सारे जो स्पोरेजिनस टिश्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर वो आ जाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम पढ़ते हैं जो उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, माइक्रोस्कोप कैसे बनते हैं। एज एन एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू परफॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो हमने यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर लिया है, जो हमारे यहाँ था, एक सेल में से जो बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम थे उसका जो एक माइक्रोस्पोर है वो यहाँ पे हमने लिया है। वो कैसे डिवाइड करता है वो, और कैसे जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं उसके लिए। तो जो माइक्रोस्कोप मदर सेल होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, यानी कि 2n होती है। तो वो क्या करेगी, मियोसिस डिवीज़न करेगी। मियोसिस डिवीज़न से क्या होगा, वो 4 जो माइक्रोस्पोर है बना देगी। ठीक है, और जो वो क्या होंगे, हैप्लॉयड होते हैं। तो ये जो 4 जो माइक्रोस्पोर बने हैं तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये क्या करें, एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये अभी एक दूसरे से खुले नहीं है, बाहर नहीं निकले एक दूसरे से, ये अटैच होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैलोज लाइनिंग। वो कैलोज जो एक फ्लूइड होता है उससे ये अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड होता है, जेली टाइप। उसके बाद ये डिहाइड्रेट करेगा, तो क्या अगर जैसे ये सूख जाएगा कैलोज, या फिर बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो जो ये चारों जो टेट्राड थे ना वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएंगे, ये पोलन ग्रेन्स बना लेंगे अलग होके। ठीक है, तो एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था उससे हमने 4 पोलन ग्रेन्स बना लिए, जो कि हैप्लॉयड हैं। ठीक है, जो कि इन जो एक पोलन ग्रेन्स है ना उनके अंदर जो वो क्या बनेगा, एक गैमेट बनेगा। तो हम पोलन ग्रेन्स को गैमेट नहीं बोल सकते, ये एक गैमेटोफाइट है। ये क्या है, ये एक मेल गैमेटोफाइट है, जो कि एक पोलन से 2 गैमेट बनाएगा। तो इसमें एक हमने यहाँ से पोलन ग्रेन को लिया है, जिसका हमने इस पूरा स्ट्रक्चर देखा है।
तो एक पोलन की जो हमने आउटर वॉल होती है वो एक्साइन है, और इसके अंदर इनर वॉल जो होगी वो इंटाइन होती है। जो एक्साइन होती है वो क्या होगी, स्पोरोपोलेनिन जो एक टिश्यू है उसकी बनी होती है, जो कि बहुत हार्ड कवरिंग बनाता है, जो कि किसी भी एंजाइम वगैरह से नहीं टूटता, बहुत हार्ड होता है ये, ठीक है। तो जो अंदर है ना, इसमें दो सेल्स बनती हैं, एक जर्मिनेटिव सेल बनेगी, दूसरी वेजिटेटिव सेल बनेगी। तो जर्मिनेटिव सेल क्या करेगी, दोबारा से माइटोसिस करेगी और दो मेल गैमेट बना देगी, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, अब इसको हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। As each cell of a sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential of pollen, यानी कि each cell is one of potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, that is microspore tetrad, जो हमने अभी पढ़ लिया था, अभी आपको मैंने समझाया था ना वही। As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into a pollen grain. Inside each microsporangium, several thousand of microspore or pollen grains are formed, and they are released with the dehiscence of anther. तो जो एक माइक्रोस्पोर होती है उससे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो कि जब एंथर फटती है उसके बाद रिलीज हो जाते हैं वो, ठीक है। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट है। इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलो स्पॉयडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर। हम देखते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी फ्लावर को कभी टच करते हैं तो उनके जो बीच का जो येलो पार्ट्स होता है उसको हम टच करेंगे ना, तो पाउडरी सा एक दाने दाने सा हमको हमारी फिंगर्स पे लगता है, जो येलो कलर जैसे छोड़ता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass side and observe under a microscope. You will be amazed at a variety of architecture, size, shape, color, design seen on a pollen grain from different species. तुम आश्चर्य हो जाओगे, क्योंकि जो एक पोलन है ना वो अलग अलग स्पीसीज़ की अलग अलग ही शो होती है, उनकी डिज़ाइन, शेप और कलर्स वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो एक पोलन ग्रेन्स होता है ना उसका जो साइज़ होता है वो कम से कम 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, ये 2 लेयर वॉल होती है। जो हार्ड आउटर लेयर है इट इज़ एक्साइन एंड इट इज़ अ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। It can withstand high temperature and strong acid when alkali. इसको हम लोग क्या है, जो हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और अल्कली हैं उनसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत हार्ड जो टिश्यू होता है वो होता है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। एक्साइन के ऊपर एक जो अपर्चर होगा उसको हम जर्म पोर बोलेंगे, जिसमें से जिस जगह पे क्या होता है स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। तो पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जो पोलन ग्रेन्स हैं हम उनको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं बहुत सालों तक, क्योंकि सिर्फ स्पोरोपोलेनिन की वजह से, क्योंकि वो हार्ड कोट होता है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता आउटर एनवायरनमेंट का, ठीक है। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। The inner wall of pollen grain is called intine and it is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, that is a vegetative and generative cell. The vegetative cell is bigger, has an abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ी साइज़ की होगी और इसमें जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ इरेगुलर होता है, और ये क्या करेगी, फूड को रिजर्व करने का काम करती है, ठीक है। जो ये जनरेटिव सेल है ये छोटी होती है, स्मॉल साइज़ की होती है, और इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो है फ्लोट होता है इसमें, ठीक है। In over 60% of angiosperm, pollen grains are shed at this 2-cell stage. In the remaining species, the generative cell divide mitotically to give rise to male gamete before pollen grains are shed.
तो ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, ये जो 2 सेल स्टेज होती है यहीं तक जो पोलन ग्रेन्स हैं वो शेड हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। लेकिन जो 40% है उनमें क्या होगा, जो ये माइटोटिकली डिवीज़न करेंगी जनरेटिव सेल और 3 सेल स्टेज बना लेंगी। Pollen grains of many species cause severe allergy and bronchial affinities in some people, often leading to a chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis, etc. जो ये पोलन ग्रेन्स हैं बहुत सारी स्पीसीज में क्या करती है, एलर्जी कॉज करती है, ब्रोंकियल इन्फेक्शन करती है, ये क्या करती है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस डिजीज मतलब शो करती है किसी किसी स्पीसीज में, मेनली प्यूपल्स होते हैं, ठीक है। इट मे बी मैंशन दैट Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with the imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause a pollen allergy। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे हम कुछ स्पीसीज जब ये बाहर से लेके आए थे इंडिया में, तो कुछ अनवांटेड जो प्लांट्स थे जैसे पार्थीनियम है या फिर हम उसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, ये जो है फालतू में ही उसके साथ आ गई थी और जो क्या करती हैं, पोलन एलर्जी कॉज करती हैं, ठीक है। Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as a food supplement. In Western countries, large number of pollen products in form of tablets and syrup available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete and racehorse. तो जो pollen grains होती हैं वो न्यूट्रिशन में हाई रिच होती हैं, क्योंकि इनमें बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू पाई जाती है। तो इनकी जो टैबलेट्स वगैरह हैं वो भी सप्लाई हुई थी कुछ समय। ये ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना उनमें देखने को मिलता है कि जो एथलीट्स होते हैं, रेस हॉर्स होते हैं, उनको जो ये पोलन टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, ये प्रोवाइड की गई थी। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। तो जब ये अपना झड़ जाती हैं, पोलन ग्रेन्स से शेड हो जाती हैं, तो क्या होगा, जो स्टिग्मा तक पहुंचने से पहले अगर ये अपनी वाइबिलिटी लूज़ कर देती, क्योंकि ये इनमें क्या होता है, ये इनमें क्या है कि वैलिडिटी पाई जाती है, क्योंकि अगर ये जैसे 30 मिनट हैं तभी तक वैलिड होती है, अगर तब तक ये स्टिग्मा तक पहुंच के अपना फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर देती है तो ठीक है, वरना ये क्या करती हैं, ये वेस्ट हो जाती हैं। द पीरियड फॉर विच अ पोलन ग्रेन रिमेन वेएबल इज़ हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रीवेलिंग temperature and humidity. In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release, and in some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae, they maintain viability for month। यानी कि जो ये कुछ फैमिलीज़ हैं, रोजिएसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, इनमें क्या होती है, ये इनकी जो वेबिलिटी है वो कम से कम 1 महीने की भी होती है। लेकिन जो वीट और राइस वगैरह है ना, उनमें क्या होती है, इनकी वेबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स की होती है। तब तक अगर ये अपने स्टिग्मा और फीमेल पार्ट तक पहुंच जाती हैं तो ही अपना ये आगे का फंक्शन शो कर पाती हैं, आगे के फर्टिलाइजेशन वगैरह में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। You may have a hard of storing the sperm of many animals including human for artificial insemination. It is possible to store pollen grains or a large number of species for years. लिक्विड नाइट्रोजन में इनको क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं हम लोग पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। सच स्टोर पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक। जहाँ पे पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर करते हैं उनको हम पोलन बैंक बोलते हैं, जो कि सीड बैंक के सिमिलर ही होती है, जो कि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में काम आते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने पोलन के बारे में पढ़ लिया है। इनकी हमने आज जो है मेल गैमीटोफाइट के बारे में पढ़ा है, जैसे स्टेमन, एंथर, ठीक है, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम फीमेल पार्ट है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।